हेलो, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो हम लेकर के आए नेक्स्ट पार्ट अपना जो हमारा सीरीज चल रही है उसका, जिसमें कि हम आपको एनसीईआरटी का रिवीजन, क्विक रिवीजन करा रहे हैं, जो कि आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो कि एनसीईआरटी से पूछा जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्या पूछा जाता है। सेल चैप्टर हमारा चल रहा है, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, पार्ट 2 अब आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करेंगे और खत्म कर देंगे। आइए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड। तो यार यहाँ पे एक वर्ड है कि भैया इसको जो है अगर आप स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करोगे तो ये जो है आपका दिखेगा नहीं। तो वो स्टेन का नाम आपका क्या होता है? जेनस ग्रीन बी उसका नाम होता है। तो जेनस ग्रीन बी से आप इसको कलर करते हो तब जाके आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। एंड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो जैसे कि लीवर सेल, किडनी सेल्स, स्पर्म्स, इनमें भाई बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, या फिर फ्लाइट मसल्स जो बर्ड की होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। टिपिकली इट इज ए सॉसेज शेप। ये शेप आपको याद कर लेनी है। ये साइज आपको 0.2 से 1 mm याद करना है। ये वाला साइज आपको याद कर लेना है। लेंथ याद करनी है, डायमीटर याद करना है। माइटोकॉन्ड्रिया पे आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ध्यान रखना न्यूक्लियस पे, क्लोरोप्लास्ट पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ लिखा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है वो उसकी ल्यूमेन को डिवाइड करती होती है। उसके अंदर एक एक्वस कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट में आपका मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। इसमें एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस होमोजीनस होता है, हेट्रोजीनस नहीं होता। ये ध्यान रखना। और द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली एंड द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टी। तो ध्यान रखना भाई, क्रिस्टी वाला सवाल जो है जब वो आता है, वो वाला जिसमें पूछते हैं कि क्रिस्टी यानी कि इनर मेम्ब्रेन हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलता है, तो ईटीएस जो है यहाँ पर चलती होती है। कभी भी ईटीएस का सवाल आता है तो आपको क्रिस्टी के नाम से नहीं आता, आपको ईटीएस का सवाल आएगा तो ध्यान रखना उसमें इनर मेम्ब्रेन लिखा होता है, क्रिस्टी नहीं लिखा होता। टूवर्ड द मैट्रिक्स एंड द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा बड़ी क्रिस्टी होगी उतना ज़्यादा एंजाइम होंगे जो कि आपकी रेस्पिरेशन में मदद करते होते हैं। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। यहाँ एक सवाल है कि बच्चों को लगता है कि ईटीएस में जो ईटीएस जो है वो आपकी इनर मेम्ब्रेन में चलती है तो एंजाइम भी वहीं होंगे, लेकिन ध्यान रखना बाहर भी आपके फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और कुछ तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो दोनों मेम्ब्रेन में आपके एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप पढ़ोगे चैप्टर पूरा। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनने वाला है, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका सिंगल डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए मिलता है। तो बस ये पॉइंट यहाँ पर छूटा हुआ है, ध्यान रखना, ये डबल हेलिकल है। यही सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको लगेगा कि सिंगल लिखा हुआ था, भूल जाओगे, तो ध्यान रखना डबल हेलिकल है। और ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यानी एक ही मॉलिक्यूल होता है, 2 3 4 5 नहीं होते, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि राइबोसोम जो है वो 70s होते हैं। अगर कभी मैमल्स में पूछा जाए तो 55s होते हैं, ये ध्यान रखना। एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन जो है वो यही करते हैं आपके जो राइबोसोम्स होते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से बने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल ओरिजिन के हैं, तो बैक्टीरिया की तरह डिवाइड करते हैं, फ्यूजन से डिवाइड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं उसी तरह से। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है भैया देखो, प्लास्टिड आपको सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यूग्लिनॉइड्स से लेकर के प्लांट सेल तक मिलते होते हैं। और ये आपके इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज द लार्ज बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। इनके अंदर विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए प्लांट को कलर देते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्लास्टिड जो है वो क्लासीफाई होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। आप ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, यहाँ सवाल नहीं बनेगा, सवाल केवल यहाँ बनेगा इनमें से कौन से जो है वो फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, यही सवाल डायरेक्ट आएगा पेपर में। फैट सोल्यूबल पिगमेंट आपके कैरोटीनॉइड होते हैं, बाकी सब वाटर सोल्यूबल हैं, ये भी ध्यान रखना। जेंथोफिल जो होते हैं वो आपके कैरोटीन ही होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन होते हैं, ये सवाल ध्यान रखना। एंड अदर प्रेजेंट दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और इस तरह के कलर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, सवाल नहीं आएगा। फिर लिखा है कि द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड वेरिड शेप एंड साइज। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके स्टार्च स्टोर करते हैं, और जो आपके इलायोप्लास्ट होते हैं वो आपके फैट स्टोर करते होते हैं। इस तरह आपके एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके प्रोटीन स्टोर करते हैं। तो ये सवाल यहाँ से बन जाते हैं। एल्यूरोन लेयर आपको पता होगा, इसी से बनेगा। एल्यूरोन लेयर भी आपकी प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये एक सवाल बन सकता है ना।
ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। तो प्लांट में आपको मेसोफिल सेल जो होते हैं वहाँ मिलते हैं। लैंड शेप के होते हैं, ओवल शेप, स्पायरिकल, डिस्कोड, इवन रिबन लाइक, तो स्पायरो वगैरह में होता है, ये आप ध्यान रखना। और इसका साइज 5 to 10 mm ये क्वेश्चन बनेगा, एंड विड्थ 2 to 4 mm ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से याद रखना है। ध्यान रखना क्लेमाइडोमोनास जो है, जो कि आज की तारीख में प्रोटिस्टा में चला गया है, उसमें आपका एक जो है क्लोरोप्लास्ट, हर सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और आपकी ग्रीन एल्गी जो होते हैं वहाँ 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो ये भी आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है वो रिलेटिवली लेस परमेबल होती है एज कंपेयर टू आउटर। तो ये थोड़ा सवाल यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इससे बन जाता है, स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, आप इसको सही कर देना। फिर लिखा है द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। अंदर जो फ्लूइड होता है उसे स्ट्रोमा कहते होते हैं। उसके अंदर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स होती है जिनको थैलेकोइड कहते हैं। आपको पता है एक थैलेकोइड ऐसे 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 एक के ऊपर रखी रहती है, वो ग्रेनम का फॉर्मेशन करती होती हैं। 30, 40, 50 थैलेकोइड रख के ग्रेनम बना देती हैं, और जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। उसके अंदर आपका जो है स्टैक लाइक पाइल्स एक दूसरे के ऊपर रखी हो, तो जिस तरह सिक्के जो है एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो वैसे ही जो है ग्रेनम होती है। ग्रेना मतलब सिंगुलर, ग्रेनम मतलब बहुत सारी। और इंटरग्रेनल थैलेकोइड्स। इन एडिशन देर आर सम फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स डॉट स्ट्रोमा लैमेली जो कि थैलेकोइड्स को कनेक्ट करती होती हैं। तो ध्यान रखना, फोटो में यहाँ देख लो, जो आपकी स्ट्रोमा लैमेली है ये एक दूसरे को कनेक्ट करती होती है। इनको आप फ्रेट चैनल भी कहते हैं। एक सवाल ये आया करता था पहले, फ्रेट चैनल क्या होता है, तो फ्रेट चैनल आपका स्ट्रोमा लैमेली को ही कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली की खास बात होती है कि इनके अंदर केवल फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ लिखा है द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड द ल्यूमन। द स्ट्रोमा ऑफ द थैलेक्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखो यार एंजाइम जो स्ट्रोमा में होते हैं वो प्रोटीन भी बनाएंगे, क्योंकि राइबोसोम भी वहीं पर होते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, प्रोटीन भी बनेगी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट भी बनता होता है। एंड इट ऑल्सो कंटेन सम स्मॉल, यहाँ लिखा है, देखो उन्होंने पिछले जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं लिखा था, पर यहाँ लिखा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स लिखा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है इसको लिखा है मॉलिक्यूल्स। तो भाई ये सवाल बन सकता है, मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। फिर लिखा है क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेकोइड। तो सबको पता होता है थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। फोटो सिस्टम में मैं आपको फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा ये सब। द राइबोसोम्स द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर एंड 70s एंड देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। तो ध्यान रखना कि जो आपके वैसे जो राइबोसोम है बाहर वाले वो 80s होते हैं, और इसके अंदर जो है वो 70s हैं, क्योंकि ये भी आपको पता है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का पहला ही सवाल है भैया, ध्यान रखना, सवाल पूछा जाएगा पैलाडे पार्टिकल किन्हें कहते हैं। तो ध्यान रखना पैलाडे पार्टिकल जो है आपके राइबोसोम्स होते हैं। 1953 याद रखोगे, जॉर्ज पैलाडे नाम याद रखोगे, पैलाडे पार्टिकल लिखोगे, ठीक है। फिर लिखा है कि ये आपके राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बने होते हैं। तो एक वर्ड में लिख के देते हैं कि भाई ये जो है आपके राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो ध्यान रखना ये सही होगा। और इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि भाई इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होते हैं, इसीलिए ये आपके प्रोकैरियोट में भी मिलते होते हैं। फिर लिखा था यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपके 70s होते हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम आपके 80s होते हैं। लार्ज एंड स्मॉलर सब यूनिट जो होती हैं 2 होती हैं, छोटों की भी बड़ों की भी सबकी। 80s में 2 यूनिट हैं, 60 और 40, उसमें आपकी 2 यूनिट हैं 50 और 30। इन्हें जोड़ ना देना 50, 30, मतलब जब अलग अलग करके इनको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया होगा, तो एक 50 पे गई होगी, एक 30 पे गई होगी, तो इसलिए अलग अलग है। जब इकट्ठी करते हैं तो कुछ रीजन इनका ओवरलैप कर जाता है, इसलिए कम आता है, मतलब ओवरऑल से कम आता है। यहाँ से सवाल आता है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जिसकी यूनिट जो है वो सेवडबर्ग यूनिट है, उसमें हम क्या नापते हैं। तो सवाल आएगा डेंसिटी और साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं क्या नापते हैं, तो ध्यान रखना डेंसिटी और साइज नापते हैं। 70s और 80s दोनों ही राइबोसोम 2 सब यूनिट के बने होते हैं। सवाल ध्यान रखना, दोनों ही राइबोसोम मैग्नीशियम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? मैग्नीशियम से जुड़े होते हैं। और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है और डिफरेंट के आरएनए इनके अंदर मिलते होते हैं। उस पर हम बाद में बात कर लेंगे जब मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर चलेगा, कि भाई आपकी जो बड़ी यूनिट होती है यूकैरियोट की उसमें 28s, 5s, 5.8s और छोटे वाले में 18s। इस तरह प्रोकैरियोट में आपको मिलते होते हैं। बड़े वाली यूनिट में 23s, 5s और छोटे वाले में 16s यूनिट आरएनए मिलता होता है। तो ये बात है कुछ। नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है साइटोस्केलेटन। देखो यहाँ साइटोस्केलेटन में कुछ दिया गया नहीं है, एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बताया है।
तो इसमें से फिर भी आप तीनों नाम ध्यान रखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों वर्ड ध्यान रखने के हैं भाई। और ये तीनों के तीनों साइटोस्केलेटन बनाते होते हैं। साइटोस्केलेटन जो है वो इन्वॉल्व होता है बहुत सारे फंक्शन में, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस एंड शेप ऑफ द सेल। तो जैसे कि आपको यहाँ नहीं बताया कुछ भी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ पहले लिखा हुआ भी है कभी कभी का, तो ये देख लेना एक बार, ध्यान रखना कि जो माइक्रोफिलामेंट हैं वो आपके एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, 6 नैनोमीटर साइज होता है। जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपके 24 नैनोमीटर लगभग साइज होता है उनका, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। एक्टिन फिलामेंट आपका कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, इसलिए माइक्रोफिलामेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। वो आपके सेल डिवीजन में भी काम करते हैं, जो एनिमल सेल में फरो मेथड है वहां पे काम करते हैं। सूडोपोडिया बनाने में काम करते होते हैं माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि एक्टिन के बने होते हैं, खिंचाव होता है उनके अंदर। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपके प्रोटोफिलामेंट्स के बने होते हैं, जहां आपके अल्फा बीटा सब यूनिट्स होती हैं। 13 यूनिट का जो है वो प्रोटोफिलामेंट होता है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। जबकि जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो मिक्स प्रोटीन के बने होते हैं, वो ऐसे ही साइटोस्केलेटन बनाने के काम आते हैं। बाकी ज़्यादा जानना नहीं है, बाकी समय समय पर आपको पता लग जाएगा क्या कहाँ पे आता है। चलते हैं आगे। फिर यहाँ फ्लैजिला दी गई है, फ्लैजिला का डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो चारों तरफ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है आपका ये फ्लैजिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इसके चारों तरफ पता नहीं क्या होता होगा, मेम्ब्रेन होती होगी नहीं होती, तो ध्यान रखना सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अंदर की तरफ आपको ये जो इतना एरिया दिख रहा है ये वाला, जिसमें कि आपको ये लगे हुए दिख रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि आपके 2 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। देखो यहाँ पर एक ए है और सॉरी एक बी है, छोटे वाला ये एक बी है और एक ए है। ए में आपको पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे, जबकि बी में आपको 10 के लगभग प्रोटोफिलामेंट मिलते हैं। इनसे कुछ आर्म्स निकली रहती हैं, आउटर आर्म और इनर आर्म। ये इनर आर्म है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी इसमें एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी होती है, यही इसको मोड़ने में काम करती होती है। बीच में ग्रीन कलर का इंटर डबलेट ब्रिज है, जो कि आपका नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है, जो कि इनको जोड़ने का काम करता है, डबलेट्स को। सेंटर पे आपको एक कवर दिखेगा रेड वाला, 2 कवर नहीं है, ध्यान रखना। ए सेंट्रल सीथ है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। बीच में आपको 2 मिलेंगे प्रोटोफिलामेंट के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो कि डबलेट नहीं बना रहे, मतलब अलग अलग करके 2 हैं, आपस में जुड़े हुए हैं किसी प्रोटीन के द्वारा। तो ये सेंट्रल पार्ट बनाता है। तो यहाँ पर आपको 9+2 का अरेंजमेंट मिलता है। अंदर वाला मैटर जो है ये सारा का सारा कहलाता है एक्सोनीम। नाउ एक्सोनीम इज अ फंक्शनल यूनिट एंड दैट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात होती है। नीचे जाओगे, अगर फ्लैजिला की शाफ्ट से आप नीचे जाओगे, बेसल बॉडी पर जाओगे, तो बेसल बॉडी में आपको जाने के बाद ABC 3 जो है वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वहां पर एक बढ़ जाता है और सेंटर में से हट जाता है, ये वाला पार्ट जो आपका बीच में दिख रहा है, ये वाला, ये हट जाएगा सेंटर पे, वहां पे आपका हब होता है। तो मेन बात यही है कि जो आपका बेसल बॉडी फ्लैजिला की है वो सेंट्रियोल ने बनाई होती है, तो उसकी स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के जैसी होती है। जबकि जो आपका ये फ्लैजिला का जो पार्ट है, ऊपर वाला शाफ्ट वाला पार्ट है, वो आपका 9+2 अरेंजमेंट शो करता होता है, ठीक है। सीलिया हो फ्लैजिला हो दोनों ऐसी होती हैं जैसी। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि सीलिया हो फ्लैजिला हो हेयर लाइक आउटग्रोथ दिखाती हैं। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर, जैसे नाव को चलाते हैं वैसे काम करती होती हैं। अपने चारों तरफ का जो फ्लूइड होता है उसको धक्का देती हैं और जो सेल है उसको आगे को भेजती होती हैं। फ्लैजिला जो कंपैरेटिवली लंबी होती हैं, सीलिया छोटी होती हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला होती है उसमें किसी तरह का 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। वो आपकी यूकैरियोटिक से अलग होती है, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पर आपकी जो है माइक्रोट्यूब्यूल यानी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, ये ध्यान रखना। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोड दैट दे कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम। अंदर वाला पार्ट एक्सोनीम कहलाता है। possesses a high number of microtubule running parallel to the long axis. The exoneme usually 9 doublets of radially arranged peripheral proteins, microtubule and a pair of centrally located microtubule. तो यानी 9+2 का अरेंजमेंट हो गया है। Such an arrangement is axonemal microtubule is referred to as the 9+2 array and the central tubule are connected by bridge and is also enclosed by the central sheath. तो important है यहाँ पर ये word a central sheath. They are not two central sheath, ये नहीं आएगा, एक होगा। फिर लिखा है which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। तो ध्यान रखना रेडियल स्पोक जो है भैया वो आपका ओरिजिनेट हुआ है ए वाले फिलामेंट से। ये ए वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल है उससे निकल के सेंटर की तरफ को आया है, ऐसा नहीं हुआ है कि वो आपका सेंटर से निकल के बाहर की तरफ को गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर लिखा है thus there are 9 radial spokes and the peripheral doublet are also interconnected by linker। linker are nexin protein, यहाँ नहीं बताया गया है।
बोथ द सीलिया फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज बेसल बॉडी। तो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर में 9+0 का अरेंजमेंट होता है, ये भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है जी सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम और एक ऐसी ऑर्गेनली है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बस एक इस तरह का मैट्रिक्स होता है जो कि घिरा रहता है इस तरह से, जिसके बीच में आपको जो है 2 सेंट्रियोल मिलते होते हैं जो कि एक दूसरे से 90 के एंगल पर होते हैं। इसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको आप कहते हो जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन में दूसरी कोई ऑर्गेनली नहीं मिलती होती है। सेंट्रोजोम आपके माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली जब आपका सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल में, वहां पर आपका इसको बनाने में मदद करते होते हैं, ऑर्गेनाइज करने में मदद करते होते हैं। जो आपका प्लांट में सेल डिवीजन होता है वहां पर आपके एनस्ट्रल तरह की माइटोसिस जो डिवीजन होता है वो होता है, उसमें आपके सेंट्रियोल नहीं होते हैं, सेंट्रोजोम नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना लोअर प्लांट में, लोअर फंजाई में, लोअर एल्गी में जहां जहां फ्लैजिला होती है वहां सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। लिखा है सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग 2 cylindrical structure, they are called centrioles, surrounded by amorphous pericentriolar matrix that is centriole और centrosome, परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 के एंगल पर होते हैं, लगभग 90 के एंगल पर होते हैं। एंड अदर इन विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर कौन बनाता है, तो ध्यान रखना सेंट्रियोल में होती है। एंड दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is triplet। तो यहाँ पे आपको बता दूं A, B, C 3 होते हैं, मतलब यहाँ वहाँ A भी था तो यहाँ A, B, C 3 होते हैं। एंड द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, वैसे ही यहाँ भी लिंक होते हैं। सेंट्रल पार्ट में जो है आपकी प्रोटीनेशियस हब होता है, पर 9+2 नहीं है, यहाँ सेंटर पे माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते हैं। विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक मेड अप ऑफ द प्रोटीन। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सेल डिवीजन में बताऊंगा जाके मैं आपको कि भाई वहां पर आपके किस तरह से स्पिंडल apparatus की असेंबली होती है, जो कि कौन कराता है, सेंट्रोजोम कराता होता है। ऐसा है कि सेंट्रोजोम बनाता नहीं है, मतलब असेंबली वहां होती है, ये थोड़ा अच्छी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा न्यूक्लियस। तो बहुत आसान सा चीज है, न्यूक्लियस में कुछ बात है ही नहीं। न्यूक्लियस से देखो सबसे पहला सवाल तो ये है कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी, ये पूछ लेंगे यहाँ से, ये ईयर 1831 आपको पूछ लेंगे। एंड लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। तो ये भी ध्यान रखना, बेसिक डाई जैसे कि एसिटोकार्बिन वगैरह जो बेसिक डाई होती हैं उनसे इसको रंगा जाता है। इसको क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था, ये ध्यान रखना। फिर इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप इंटरफेज का न्यूक्लियस देख रहे होते हो, मेटाफेज का नहीं, मतलब इंटरफेज का G1S G2 वाला जो न्यूक्लियस है उसको देख रहे होते हो, तो वहां आपको क्रोमेटिन फाइबर देखने को मिलते होते हैं। अगर आप प्रोफेज के बाद मेटाफेज में गए तो वहां आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पर आपको क्रोमेटिन देखने को मिलते हैं, जो कि आपके न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। कुछ प्रोटीन होती है और DNA तो होता ही है, RNA भी होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन ऑफ द मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई उसके अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियोलाई जो है वो कुछ और नहीं होती, क्रोमेटिन ही होता है, जो कि आपका वहां पर RNA राइबोसोमल RNA बनाने का काम करते होते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोलस की असेंबली में काम करते होते हैं, दे आर सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, उनको आप सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हो। सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बताती है कि भाई न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि आपका 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, जिसमें स्पेस जो है मेम्ब्रेन के बीच में 10 to 15 नैनोमीटर का होता है। ये मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, न्यूक्लियस का साइज नहीं है। एंड गोल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना, आउटर मेम्ब्रेन में आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूस होती है। और ये महान सवाल है जो यहाँ पर छुपा हुआ है भाई, ध्यान रखना। बच्चों को लगता है कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं, पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर भी आपके राइबोसोम लगे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। तो कुछ जगह पर पोर होते हैं, भैया पोर नहीं होता, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे आप कहते हो NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो उसमें 8+1 कुछ इस तरह की प्रोटीन होती हैं, चारों तरफ प्रोटीन होती है, डमरू जैसी स्ट्रक्चर होती है, 8 प्रोटीन और सेंटर में 1 लगी होती है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि अंदर से RNA को बाहर आने देता है, बाहर से प्रोटीनों को अंदर जाने देता है। मैट्रिक्स जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें से अंदर जाती हैं चीज़ें और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म से बाहर आती है, तो वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। फिर लिखा है विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन एंड दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। तो RNA अंदर से बाहर, प्रोटीन बाहर से अंदर जाती है।
नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, तो कुछ जगह पर आपको एक मिलता है, कुछ जगह पर आपको ज़्यादा भी मिल जाते हैं, जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड जहाँ पर एपिडर्मिस वगैरह होती है, जहाँ पर जैसे कि आपकी जो स्किलिस वगैरह है शायद वहाँ पर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेगी आपको बाहर वाली लेयर। सम मेच्योर सेल्स, कुछ मेच्योर सेल जैसे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, सिव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, पर सिव ट्यूब लिविंग होती है, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है कंटेन न्यूक्लियोलस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होती है, क्रोमेटिन होता है। द न्यूक्लियोलाई और स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये ओवल ना लगा देना पेपर में, इसको स्फेरिकली लगाना, कभी आप वहाँ ओवल लगा के आ जाओ और बोले क्या हो गया ये। एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी ध्यान रखना। न्यूक्लियोलस जो है वो क्रोमेटिन है, डीएनए है, डीएनए ही बना है और कुछ नहीं है, उसके अलावा डीएनए ही है वो, तो वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होते। एंड इट इज ए साइट ऑफ द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस करती है ये आपकी जो न्यूक्लियोलस का जो डीएनए होता है वो आपका राइबोसोमल आरएनए बनाने में मदद करता है। ज़्यादा न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, मतलब ज़्यादा न्यूक्लियोलाई कहाँ मिलती होती हैं, जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल्स होती हैं जिनके अंदर आपकी प्रोटीन बनती है, राइबोसोम भी वहीं ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखना। न्यूक्लियोलस आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है, एक ऐसा बोलते हैं जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम उतनी न्यूक्लियोलस, ऐसा कुछ है, उसको ध्यान रखना आप, ये वाला सवाल बन जाता है कभी कभी। नेक्स्ट है जी इंटरफेज न्यूक्लियस में अगर आप जाओगे तो वहां जाकर के आपको लूजली अरेंज इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन मिलेगा, जिसको आप क्रोमेटिन कहते हो। क्रोमेटिन का ये सवाल बच्चों का गलत हो जाता है, ध्यान रखना भैया, अगर आप सेल डिवीजन में जाओगे तो आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, वैसे आपको क्रोमेटिन दिखेगा। क्रोमेटिन जो है उसमें अंदर आपको डीएनए मिलेगा, बेसिक प्रोटीन मिलेंगी और आरएनए मिलेगा। भैया ध्यान रखना बच्चे, इसमें क्रोमेटिन में केवल डीएनए और प्रोटीन लगा के आ जाते हैं, आरएनए नहीं लगाते, तो ये थोड़ा फंस जाता है, इसको ध्यान रखोगे। सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, ये आप 12th क्लास वाले में पढ़ोगे, 2.2 मीटर का डीएनए होता है जो कि आपका 46 क्रोमोसोम में फैला होता है। फिर लिखा है यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ द पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम इन 12th क्लास में जाकर के इसको पढ़ोगे, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पर। फिर लिखा है एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको सेंटर में मिलेगा सेंट्रोमियर, ये जो है 2 क्रोमेटेड दिखाई दे रहे हैं आपके, ये इसका मतलब सेल जो है वो एस फेज को पार कर चुकी है और ये कहीं जाकर के क्रोमोसोम है, तो ये आपको प्रोफेज के बाद का ही क्रोमोसोम है, प्रोफेज के टाइम के बाद का। और यहाँ पर आपको जो है दोनों तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो कि कहलाती है काइनेटोकोर, इस पर आकर के स्पिंडल फाइबर आपके अटैच होते हैं। सेंटर पे आपका सेंट्रियोल है जो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। अगर मान लो ये क्रोमोसोम आपका सैटेलाइट होता तो इसमें यहाँ मान लो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एक और, तो ये भी बात ध्यान रखोगे आप, है ना। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि भाई आपका जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है दैट इज सेंट्रोमियर, तो उसके भैया दोनों तरफ आपका काइनेटोकोर होता है जो कि आपका एक प्रोटीन है। सेंट्रोमियर होल्ड द 2 क्रोमेटेड ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान रखना जब तक क्रोमेटेड अलग ना हो जाए तब तक आप उसे एक ही क्रोमोसोम मानोगे, 2 नहीं मानोगे। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, तो भैया जिनका बीच में होता है वो मेटासेंट्रिक होते हैं, जिनका थोड़ा बीच से इधर को होता है वो सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इनकी शेप के सवाल आते हैं, इसकी शेप वी होती है, इसकी शेप एल होती है, इसकी शेप जे होती है, इसकी शेप आई होती है जब आपकी ये एनाफेज में होते हैं। छोटी आम को पी कहते हैं, बड़ी आम को क्यू कहते हैं, ये सवाल आ जाता है कभी कभी, तो बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा है कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि भैया नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाते हैं, ध्यान रखना नॉन स्टेनिंग पे बहुत सवाल आता है। फिर लिखा है कि अपीयरेंस जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक सैटेलाइट दिखाई देता है, तो सैटेलाइट यही बताता है कि यही वो क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियस को बनवाते हैं, ऐसा ध्यान रखना। नेक्स्ट है जी माइक्रोबॉडी, सवाल नंबर 1, माइक्रोबॉडी जो है पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम, स्पेरोसोम, इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपके भिन्न भिन्न प्रकार से काम आती हैं। सवाल यहाँ से जो बनेगा वो यही होगा कि भैया वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, वो भी सिंगल, तो बाकी कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। माइक्रोबॉडीज आर सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, बस बाकी नहीं आएगा। लिखा है माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन द वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड सेल, तो भैया इसमें से मैंने देखा है पेरोक्सिसोम का सवाल आया करता था और उसका भी वो सवाल आता था कि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सवाल आएगा, एक आएगा ग्लाइओक्सिसोम का, तो वो बता देना कि ग्लाइओक्सिसोम में जो है आपका क्या होता है, तो वो मे बी ग्लाइओक्सिलेट साइकिल वहाँ पे चलती होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में भी काम करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट वगैरह में काम करते होते हैं, तो ये सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो भाई ये है आपका सेल वाला चैप्टर, समरी आप जरूर पढ़ लेना, समरी मत छोड़ देना। तो ये हो गया हमारा पूरा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज ए बायोमोलिक्यूल। तो भैया हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर को, लगातार बने रहेगा साथ में भैया, देखते रहना।
ज़रूर पूरा करा दूंगा सारा का सारा। फिर आपको एक 12th क्लास की वीडियो मिलने वाली है, 12th को मैं इकोलॉजी से शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, चैनल को सपोर्ट कर देना भैया, देखते रहना वीडियो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।